डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन है। पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन बोथ आर एंटीबायोटिक्स एंड बोथ कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन देम। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है इनमें एक तो प्रोडक्शन का बनेगा कि हाउ पेनिसिलिन या फिर सिफेलोस्पोरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज़, और दूसरा बनता है उसकी स्ट्रक्चर का। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी आ सकती है। तो पेनिसिलिन कर लेते हैं सबसे पहले, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो पेनिसिलिन है इट इज़ फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक्स है ये, और इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 और इट इज़ obtained फ्रॉम पेंसिलियम मोल्ड्स। पेंसिलियम जो मोल्ड होता है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। और यहाँ पे जो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स हों इन द रिंग, अदर देन कार्बन कोई और एटम भी प्रेजेंट हो। तो एक हेट्रोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग होती है एंड दिस 4 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद 5 मेंबर्ड थाइazolidine रिंग। थाइazolidine रिंग से ये फ्यूज़ होती है और इसमें असाइल ग्रुप भी अटैच्ड होता है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। तो 3 चीज़ें इसमें एक तरह से फ्यूज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो आपकी पेनिसिलिन होती है। और अगर आप बीटा लैक्टम रिंग की बात करें तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लैक्टम, तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे दिस इज़ बीटा लैक्टम। जिस रिंग में आपके यहाँ पे बीटा पोजीशन पे मतलब ये NH है ग्रुप और इसके बीटा पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और ये रिंग स्ट्रक्चर में है CH2 CH2 NH CO और ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज बीटा लैक्टम। अब ये रिंग आप अगर इसकी पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर देखें तो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर में दिस रिंग इज प्रेजेंट हेयर। ये देखिए नाइट्रोजन, अब ये H होना ज़रूरी नहीं है ना, H के साथ तो आपका कोई और ग्रुप भी लग सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे N के साथ H नहीं लगा हुआ है, इसके साथ ये रिंग फ्यूज़ हुई हुई है, ठीक है। और जो यहाँ पे CH2 था, ये वाला CH2, इसका भी एक H के साथ रिंग फ्यूज़ हुई है, ये ठीक है। और ये रिंग फ्यूज़ हुई है, इसके साथ S लगा हुआ है और यहाँ नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, ठीक है। और CO और यहाँ पे भी जो CH2 था उसका एक H इज़ रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप। तो वो R ग्रुप क्या है, असाइल साइड चेन है। असाइल साइड चेन इज़ देयर। असाइल ग्रुप कौन सा होता है, RCONH ग्रुप इज़ असाइल ग्रुप। देन अब बीटा लैक्टम के साथ आपकी ये वाली दूसरी रिंग थाइazolidine रिंग जो है दैट इज़ फ्यूज्ड। अब इसमें भी थाइazolidine का मतलब है, थाया मीन्स सल्फ़र और अजो मीन्स नाइट्रोजन, जिसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन बोथ एक साथ प्रेजेंट हैं इस रिंग में। इट इज़ कॉल्ड थाइazolidine रिंग। क्लियर हो गया। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा ध्यान से देखें तो बीटा लैक्टम रिंग है, थाइazolidine रिंग है एंड असाइल साइड चेन है। और इसमें जो थाइazolidine रिंग है इसमें भी जो पेनिसिलिन होता है उसमें चेंजेस होते हैं। कार्बन नंबर 2 और 3 पे एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है
और सेकंड कार्बन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो 2,2 डाई मिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पेंसिलिन है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप आर प्रेजेंट। मतलब इसमें तो डिस्कवरीज होती ही जा रही हैं, आर ग्रुप के आप चेंज कर देंगे तो डिफरेंट पेंसिलिन की फैमिलीज़ जो है वो बनती रहेंगी इसमें। ठीक है, तो पेंसिलिन जी के लिए जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड पेंसिलिन है पेंसिलिन जी। ठीक है, तो इसमें जो आर ग्रुप होता है वो आपका CH2 फिनाइल CH2C6H5 ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ आर की जगह अगर आपके पास CH2 और यहाँ पे फिनाइल रिंग लग जाए तो वो आपका कौन सा होगा, पेंसिलिन जी होगा। और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। क्लियर हो गया। और एक और पेंसिलिन वी अगर हम करेंगे तो उसके लिए जो आर ग्रुप होता है वो CH2OC6H5 होता है। मतलब यहाँ पे बीच में O इनकॉर्पोरेट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, पेंसिलिन वी बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लैक्टम। और ये देखिए बीटा लैक्टम रिंग इसमें प्रेजेंट है। और ये जो पेंसिलिन जी होता है, ये जो पेंसिलिन जी है दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली। मतलब इसके इंजेक्शन ही दिए जाते हैं बिकॉज स्टमक एसिड जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम इसकी टेबलेट्स खाते हैं या पिल्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है ना, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, तो वो उस एसिड जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसको इंट्रामस्कुलरली ही दिया जाता है, मतलब इसके इंजेक्शन ही दिए जाते हैं। जबकि पेंसिलिन वी जो है वो आपको टेबलेट फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी पेंसिलिन की। इसमें जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ भी करनी है और लर्न भी करनी है। ये पूछी जा सकती है आपसे, सिर्फ स्ट्रक्चर ही के ही कई बार 5 नंबर हो जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से कर देना है। सभी प्रोडक्शन में आपने स्ट्रक्चर्स भी इस वाले चैप्टर में, फर्मेंटेशन के चैप्टर में स्ट्रक्चर्स अच्छे से करनी है और इसकी प्रोडक्शन अच्छे से करनी है। देन प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन की बात अगर हम करें तो हम बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस इसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि टाइप ऑफ फर्मेंटेशन क्या क्या हो सकती है। जैसे हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा सिट्रिक एसिड में सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, देन सरफेस फर्मेंटेशन क्या होती है, एक सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन भी होती है। तो जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन होती है जिसमें कि आपके एक्वस मीडियम यूज़ किया जाता है और उसमें जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, तो उसकी ही 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है बैच फेड फर्मेंटेशन और एक कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। तो बैच फेड फर्मेंटेशन में या फेड बैच फर्मेंटेशन जो है वो इट इज़ यूजुअली डन इन द प्रोडक्शन ऑफ द पेंसिलिन। पेंसिलिन की प्रोडक्शन के लिए फैट बैच प्रोसेस यूज़ की जाती है, फैट बैच प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो फैट बैच प्रोसेस में इन दिस टेक्निक द न्यूट्रिएंट्स आर एडिड ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। जब ग्रोथ हो रही होती है इसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उस वक्त जो है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल स्केल पे ये मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है। मतलब इंडस्ट्रीज़ में जब हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस करनी होती है तो बैच फेड फर्मेंटेशन प्रोसेस से ज़्यादातर किया जाता है। और जो पेंसिलिन की प्रोडक्शन है उसमें जो है कौन से माइक्रोबियल कल्चर्स यूज़ किए जाते हैं, वो आपका पेंसिलियम जो क्रिसोजिनम स्ट्रेन है वो यूज़ किया जाता है, पेंसिलियम क्रिसोजिनम स्ट्रेन। ये आपको लर्न करना है कि कौन सा जो
माइक्रोबियल कल्चर है वो यूज़ किया जाता है, या कई बार आपको पूछा जा सकता है कौन सा स्ट्रेन मतलब पेंसिलियम क्रिसोजिनम का कौन सा टाइप, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेंसिलियम की फर्मेंटेशन करता है। और इसमें पेंसिलियम क्रिसोजिनम के साथ पेंसिलियम नोटेटम भी होता है, नोटेटम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोटेटम में जो है वो यील्ड कम रहती है। मतलब इसमें अगर यील्ड ज़्यादा करनी है पेंसिलिनियम की पेंसिलिन की, तो पेंसिलियम क्रिसोजिनम स्ट्रेन यूज़ किया जाता है। और ये किस फैमिली से होता है? विस्कोसिन फैमिली, ठीक है, विस्कोसिन फैमिली। ये भी मतलब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे चीज़ें। जैसे पेंसिलियम क्रिसोजिनम स्ट्रेन यूज़ करते हैं, विस्कोसिन फैमिली से होता है ये जो पेंसिलियम क्रिसोजिनम है। जो विस्कोसिन फैमिली है इसको हम विस्कोसिन, कई बार विस्कोसिन 49133 भी लिख देते हैं, विस्कोसिन 49 to 133। मतलब ये टाइप होती हैं इसमें, तो इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। तो पेंसिलियम के प्रोडक्शन में पेंसिलियम क्रिसोजिनम स्ट्रेन यूज़ करते हैं जो कि आपका विस्कोसिन फैमिली से होता है। और जो मतलब जब अब आपने फर्मेंटेशन करनी है तो इसमें ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज भी यूज़ किया जाता है एज कार्बन सोर्स। लेकिन ग्लूकोज जो है वो अगर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो लो यील्ड कर देता है पेंसिलिन की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है ये। तो ग्लूकोज अगर आप ऐड कर रहे हैं फर्मेंटर में तो उसका सिर्फ 10% ही यूज़ होता है पेंसिलिन प्रोडक्शन में, ठीक है। और बाकी जो ग्लूकोज है वो इसमें यूज़ नहीं होगा प्रोडक्शन के लिए। वो किसके लिए यूटिलाइज हो जाएगा? फॉर द सेलुलर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर मेंटेनेंस और ग्रोथ में वो यूज़ हो जाता है। और बाकी का ग्लूकोज का कोई काम नहीं होता है, 10% ही यूज़ होता है। तो इसमें इसका कम अमाउंट यूज़ करना चाहिए अगर हाई यील्ड चाहिए तो, ठीक है, अदरवाइज़ लो यील्ड हो जाती है। टेम्परेचर क्या मेंटेन करते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन में तो ये ऑप्टिमम कंडीशंस हमें रखनी पड़ती हैं। टेम्परेचर रखना पड़ता है, पीएच रखना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम कितना यूज़ करते हैं इसमें? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द पेंसिलिन। पीएच जो है 6.4 to 6.8 मेंटेन किया जाता है, तो 7 के करीब ही है ऑलमोस्ट। और जो प्रेशर है वो आपका 1.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1.02 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ किया जाता है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, हायर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ताकि कंटेमिनेशन ना हो, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। और इसमें देखिए हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन 2 तरह की होती है, एनारोबिक एंड एरोबिक। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एयर भी होती है पेंसिलिन के प्रोडक्शन में। मींस अगर एयर की कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम दी जाती है तो ये कौन सी फर्मेंटेशन में आ जाता है? एरोबिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन है ना, शुगर सॉल्यूशन अगर आपने लिया है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन अगर आपने लिया है तो उसमें और भी कंपोनेंट डालने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो शुगर का सॉल्यूशन लिया है और उसमें आपने मोल्ड डाल दिया है पेंसिलियम क्रिसोजिनम का, और उसके साथ और कौन कौन से कंपोनेंट डालने पड़ेंगे? उसके साथ आपको डालने पड़ेंगे ये सब कंपोनेंट्स, जैसे कॉर्न स्टीप लिकर। अब ये लिक्विड होता है कॉर्न स्टीप लिकर, और ये होता क्या है? दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च मैन्युफैक्चर। जब स्टार्च बनाते हैं तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, उसको आप बोलते हैं कॉर्न स्टीप लिकर, ठीक है। तो वो यूज़ होता है ये कंपोनेंट, मतलब 30 ग्राम्स पर लीटर, 1 लीटर में 30 ग्राम जो है ग्राम स्टीप लिकर डालते हैं,
ठीक है। और लैक्टोज डालते हैं एज कार्बन सोर्स। ये इनको कैसे डाला जाता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, ये तो कार्बन सोर्स हैं। लैक्टोज, ग्लूकोज ये कार्बन सोर्सेज हैं, फ्रक्टोज एट्सेट्रा। और कॉर्न स्टीप लिकर जो है वो आपका नाइट्रोजनस सोर्स आ जाता है। नाइट्रोजनस सोर्स आपके अमोनियम सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है। और यहाँ पे पेंसिलिन की फर्मेंटेशन में कॉर्न स्टीप लिकर यूज़ किया जाता है। देन जो है डिफरेंट सॉल्ट्स डाले जाते हैं एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके फॉर न्यूट्रिएंट के तौर पे डाले जाते हैं इन द फर्मेंटर। क्लियर हो गया? तो इनकी कंटेंट अगर आप याद कर लें दैन वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं फॉर फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया? मेन है आपका कि टेम्परेचर कौन सा मेंटेन करते हैं, पीएच, प्रेशर, ठीक है। और एरोबिक है या एनारोबिक, और कौन सा आपने मोल्ड डाला हुआ है, ठीक है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कि किस फैमिली से है, कौन सी प्रोसेस है, फैट बैच प्रोसेस से होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है इसमें। अब यहाँ पे तो हमने किया सिर्फ फर्मेंटेशन का। ये वाली स्लाइड जो हमें शो कर रही है, ये पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस को शो कर रही है कि इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली होता क्या है। तो फर्मेंटर में जो है वो मीडियम डालेंगे हम, जो पीछे हमने इंग्रेडिएंट्स लिए वो सारे के सारे, उनकी प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होगी, ठीक है। जो आपने ग्लूकोज या कार्बन सोर्स लिया है उनकी फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में आपका जो आपका सॉलिड और लिक्विड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिल्ट्रेशन होती है। मतलब आपने अब जो मोल्ड है पेंसिलिनियम का जो मोल्ड होता है उसको, और जो बाकी आपने ग्लूकोज वगैरह डाले हैं और मतलब जो भी सॉलिड चीज़ें हैं उनको आपने सेपरेट करना है। तो वो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं बाय फिल्ट्रेशन, और सिर्फ हम क्या लेते हैं, फिल्ट्रेट लेते हैं। मतलब सॉलिड नहीं, यहाँ पे हम लेंगे, क्या लेंगे, फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट होता है उसमें ही आपका पेंसिलिन प्रेजेंट होता है। फिल्ट्रेट को आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी, वो हम अभी करेंगे कि कैसे करते हैं, क्या डालते हैं उसमें, सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एंड देन फिर प्रेसिपिटेशन करते हैं। मतलब इसके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने की थी ना जिसमें हम जो है वो ये फनल यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, और एक भी आपका सॉल्वेंट है दूसरा भी, तो दोनों की आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है। एक जिस सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा पेंसिलिन जा सकता है शेकिंग के बाद उसमें सॉल्वेंट जाएगा, और बाद में उस सॉल्वेंट में जिसमें पेंसिलिन चला गया है उसकी हमने प्रेसिपिटेशन करनी है, पीपीटी बन जाएंगे, एंड देन उसके बाद उन पीपीटी को डिज़ोल्व करके जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो ये सारी प्रोसेसेस तो हमें आती हैं कि होती कैसे हैं ये, क्योंकि हमने पढ़ी हुई हैं ये। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी किया हुआ है, प्रेसिपिटेशन भी किया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन था उसके बाद, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन काहे में होगी, कोई रोटेटिंग एक मशीन होती है जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। तो रोटेटिंग फिल्टर से आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड आ जाएगा, और एक फिल्ट्रेट आ जाएगा। सॉलिड में क्या होगा, फंगल सेल्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो हमने यूज़ किया है ना पेंसिलिन के वो। और क्या होगा, एनिमल फीड वगैरह होगा, तो वो अलग कर देंगे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो फीड स्टॉक लिया है और जो फंगल सेल्स हैं वो हमने फिल्ट्रेशन के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेट कर लिए हैं। फिर जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसकी हमने क्या करनी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो हम उस फिल्ट्रेट को किस में डिज़ोल्व करते हैं, उसको हम करते हैं ब्यूटाइल एसीटेट
इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ब्यूटाइल एसीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिलिन जो है वो आ जाती है। ठीक है, ब्यूटाइल एसीटेट से हमने एक्सट्रैक्शन ब्यूटाइल एसीटेट या आइसोब्यूटाइल एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूज्ड एज एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। ठीक है, और जो क्रिस्टल्स ऑफ बेंजाइल पेंसिलियम है, अब यहाँ पे क्या बन गया, जब ब्यूटाइल एसीटेट में पेंसिलिन आ गया, इसमें जब पेंसिलिन आ जाता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल पेंसिलियम बन जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन बन जाएगा, और ये इसमें हम क्या डालेंगे फिर, पोटाशियम आयन, पोटाशियम सॉल्ट डालेंगे कोई, जिससे कि आपके पोटाशियम सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। हमने किया ना कि फिल्ट्रेशन के बाद क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बाद प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हमने क्या डाला, कोई भी पोटाशियम का सॉल्ट, पोटाशियम नाइट्रेट या है ना, कोई भी सॉल्ट अगर हम डालेंगे यहाँ पे, तो पोटाशियम की पेंसिलिन जो है, जो यहाँ पे ब्यूटाइल पेंसिलिन बना है, वो एज पोटाशियम सॉल्ट जो है उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनको हम वॉश करेंगे, फ़िल्टर करेंगे एंड ड्राई करेंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन करनी है अब हमने अगली स्टेप में। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपके पास 99% जो है वो प्योर पेंसिलिन आ जाता है। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दिस इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेंसिलिन। तो यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए, हमने पहले किया था कि यील्ड जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अब ये देखिए कितना यील्ड आ रही है, इसमें 99% तक प्योर पेंसिलिनियम ले रहे हैं हम लोग। और इनकी यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए जो है डे बाय डे जो है वो काम किए जा रहे हैं। पहले जो है 1 लीटर से सिर्फ 1 मिलीग्राम जो है वो पेंसिलिन मिलता था, लेकिन नाउ अ डेज़ तो 1 लीटर से 50 ग्राम तक पेंसिलिन जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो डिस्कवरीज तो चली रहती हैं। ठीक है, तो यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए एक तो यही है कि पहले पेंसिलियम जो नोटेटम यूज़ किया जाता था, लेकिन अब पेंसिलियम क्रिसोजिनम जब यूज़ करते हैं तो यील्ड बढ़ जाती है। देन अगला जो टॉपिक है दैट इज़ सेफेलोस्पोरिन। ये भी आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग है, बिकॉज इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। और दिस जो एंटीबायोटिक है, दिस इज़ एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मीन्स इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये, और इसकी 2 एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमें पेंसिलिन की फॉर्म की ना, पेंसिलिन जी किया, पेंसिलिन वी किया, आर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी इसकी भी 2 एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। एक आपका सिफेलोस्पोरिन सी होता है, सिफेलोस्पोरिन सी, सीपीसी, और एक होता है सिफेलोस्पोरिन एन, सीपीएन। ठीक है, और जो सिफेलोस्पोरिन सी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सिफेलोस्पोरिन सी इज़ मोर इफ़ेक्टिव। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी सिफेलोस्पोरिन सी की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ठीक है, आर ग्रुप आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जो आर ग्रुप लगे हैं असाइल साइड चेन के साथ। देखिए यहाँ पे भी असाइल की साइड चेन होगी, बीटा लैक्टम रिंग होगी, जैसी कि आपकी पेंसिलिन में होती है। लेकिन पेंसिलिन में आपकी क्या प्रेजेंट होता है, थाइअज़ोलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डाईहाइड्रो थायजिन रिंग प्रेजेंट होती है, डाईहाइड्रोथायजिन रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। तो यही फ़र्क होता है दोनों में। और वो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है इसकी। और यहाँ पे थाई भी प्रेजेंट है, अजीन भी प्रेजेंट है, तो अगेन दोनों नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और लेकिन वो 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे एक
जो मेंबर है वो कार्बन का और बढ़ जाता है, कार्बन एटम जो है और इंक्रीज हो जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन के साथ COOH है और डबल बॉन्ड CR ग्रुप है और CH2 है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है सिफेलोस्पोरिन की और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्रेमोनियम क्रिसोजिनम, इससे ड्राइव होता है ये। जैसे हमारा पेंसिलिन जो है वो पेंसिलियम क्रिसोजिनम से होता था, ये एक्रीमोनियम क्रिसोजिनम से एक्सट्रैक्ट होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ठीक है, भी बोलते हैं इसको। तो ये आपने बेटा नेम जो है वो लर्न कर लेने हैं इनके। ज़्यादा एक्टिव फॉर्म कौन सी है, ये है जो पेंसिलिन G है। देखो पेंसिलिन के केस में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पेंसिलिन G जो है वो आपकी इंट्रामस्कुलरली ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, वाई इट इज़ सो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज स्टमक के एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पेंसिलिन V की टाइप है, उसमें कौन सा साइल ग्रुप में R ग्रुप कौन सा होता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल शॉर्ट उसमें इनको मतलब डीपली इनको पढ़ के लर्न करना है। अब प्रोडक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन क्या है, ये भी आपकी बैच फेड या फेड बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें भी प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर चाहिए, मतलब एरोबिक फर्मेंटेशन ही है ये भी। जो कार्बन सोर्स हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मेलोज और लैक्टोज एट्सेट्रा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्स की तरह या फीड स्टॉक की तरह ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अमोनियम सल्फेट और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस सोर्स। देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन सोर्स इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस सोर्स हर एक फर्मेंटेशन में प्रेजेंट होगा, कार्बन सोर्स भी नाइट्रोजन सोर्स भी। और नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सॉल्ट ही यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो पेंसिलिन में है वो हमने कॉर्न स्टीप लिकर यूज़ किया है। अदरवाइज़ जो है वो कई जगह आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपके अमोनियम सॉल्ट दे दिए जाते हैं एज कार्बन सोर्स। मतलब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल चेंजेस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में। देन टेम्परेचर जो है यहाँ पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। टाइम जो है 120 to 140 आवर्स यूज़ करते हैं, इतने टाइम तक फर्मेंटेशन करते हैं। जो पेंसिलिन है वहाँ पे भी आपका 120 to 200 आवर्स तक रहता है फर्मेंटेशन का टाइम। ठीक है, pH जो है 7 to 7.2 न्यूट्रल साइड में ही है। कंपैरिजन में लर्न करेंगे इनको तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। फिर मतलब पेंसिलिन के कंपैरिजन में प्यूरिफिकेशन इसमें कैसे की जाती है, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है, जैसे हमारी इसमें होती थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पेंसिलिन में। देन फिल्ट्रेशन, रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड हमने किया है पहले भी। आपको ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है SCC के स्टूडेंट्स को। एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मतलब ये सारी टेक्निक्स जो आपकी पेंसिलिन में यूज़ की जाती हैं वही यहाँ पे भी यूज़ की जाती हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द या प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन। तो ये हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है दोनों टॉपिक्स को। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।